प्यारे बच्चों, आज हम आपको सार्थक अंकों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो अगर कोई बात नहीं थोड़ा सा लंबी हो जाए तो इसमें चिंता की बात नहीं है। आप वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें ताकि आपको स्टेप वाइज स्टेप हर टॉपिक, हर बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं सार्थक अंक, जो कि ये जो आपका चैप्टर है मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है? देखिए बच्चों, हम जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस मेजरमेंट को अच्छा से अच्छा एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितना भी एक्यूरेसी हम लाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उस मेजरमेंट में कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। तो कितनी त्रुटि रह जाती है, कितना उसका एक्यूरेट मान होना चाहिए, इसी से संबंधित ये सार्थक अंक हमें जानना आवश्यक है। और अगर हम इस सार्थक अंक को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो हम आगे की चीज़ों को, भौतिक विज्ञान के और अन्य टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो सार्थक अंक की जो परिभाषा होगी, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसको मैं स्टेप वाइज आपको फिर समझाऊंगा और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। सरलता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सार्थक अंक किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे कि माना हमने कोई लंबाई 14.5 सेंटीमीटर मेज़र की, अपनी स्केल की सहायता से हमने इतनी मेज़र की, लेकिन इसमें त्रुटि हो सकती है। देखिए 14 में तो कोई त्रुटि नहीं होगी, 1 और 4 अंक में कोई त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि 14 सेंटीमीटर आगे वो लंबाई होगी ही। लेकिन जो 0.5 है, इसमें त्रुटि हो सकती है। इस 0.5 को हम संदिग्ध अंक बोलते हैं। इसमें त्रुटि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। 14 में तो कोई त्रुटि नहीं होगी। 14 तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हाँ, इसकी लंबाई 14 है, लेकिन 14 के बाद कितनी और है, हम उसको 0.5 मेज़र कर रहे हैं। कोई दूसरा अगर उसको मेज़र करेगा तो क्या पता वो 0.4 ही मेज़र करेगा, या 0.45 मेज़र करेगा, या 0.51 मेज़र करेगा, तो वो संदिग्ध है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 और 4 और 5, ये तीनों अंक ही हम सार्थक अंक मानेंगे। जैसे कि मैंने परिभाषा में बता दिया है कि 1 और 4 तो विश्वसनीय अंक है और इस 0.5 को संदिग्ध अंक कहते हैं। पहले वाले दशमलव के बाद वाला पहला जो अंक होता है वो संदिग्ध कहलाता है। तो मैंने अभी परिभाषा में आपको बताया भी कि किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अब देखिए, मैं सरलता से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सार्थक अंकों को हम किसी संख्या में कैसे पता करेंगे कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी है। तो देखिए, इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ सामान्य नियम है। जैसा कि पहला नियम है सार्थक अंक पता करने का, जो पहला नियम है वो है, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में ले लें और लिखते भी रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना नहीं लिख पाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, पहला नियम इसका ये है कि समस्त अशून्य संख्याएँ सार्थक होती हैं। अशून्य, जो शून्य नहीं है। जैसे अगर मैं कोई संख्या आपके पास लिख दूं 2359, मतलब 2359, तो ये अशून्य हैं सारे, इसमें कोई शून्य नहीं है। तो ये सारे के सारे सार्थक होते हैं। तो अगर आपको यही क्वेश्चन आता है कि 2359 में कितने सार्थक अंक है, तो आपका उत्तर होगा 4 सार्थक अंक। 4 सार्थक अंक हैं इसमें, क्योंकि सारे अशून्य हैं। मैंने बता भी दिया, 1 2 3 4 सारे अशून्य है, कोई भी शून्य नहीं है। अभी शून्य वाला भी आएगा आपके समझ, शून्य वाला भी। इसमें अगर दशमलव भी होता, अगर मैं लिखता 35.692, इसमें भी सारे अशून्य हैं,
चाहे इसमें दशमलव भी लगा हुआ है लेकिन सारे अशून्य हैं, मतलब शून्य नहीं है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएंगे 5 सार्थक अंक। तो एक नियम तो आपको ये आ गया कि सारे अशून्य अंक सार्थक ही होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है कि दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है। दो अशून्य, अगर मैं लिखूं जैसे उदाहरण सहित आपके समझ में आ जाएगा कि 3 0 5 9 0 0 0 7, तो इसमें अभी तो मैंने पहले वाले में बताया कि सारे अशून्य सार्थक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो शून्य भी आ गए। 1 2 3 4 तो अशून्य हैं, लेकिन ये 4 शून्य भी आ गए, इसमें 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य भी हम सार्थक ही गिनेंगे। तो देखो 3 अशून्य हैं, 7 भी अशून्य है, इनके बीच अगर कोई शून्य आ भी जाते तो उनको भी सार्थक में ही हमें गिनना होगा। कुल कितने सार्थक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हो गया आपके 8 सार्थक अंक। तो ये नियम भी ये एक बन जाता है कि अशून्य अंकों के बीच कितने भी शून्य होंगे वो सब सार्थक में गिने जाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ कि 5 0 0 0 9, तो 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक होंगे इसमें, 5 सार्थक अंक, क्योंकि अशून्य के बीच हैं ये सारे के सारे, ये शून्य क्या है? अशून्य के बीच हैं, तो इनको भी सार्थक में हम गिन लेंगे। अगर यहाँ पे कहीं पे दशमलव भी होता, जैसे 5 0 0.63 0 0 9, तो ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, सारे अशून्य के बीच है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सार्थक अंक हो जाते हैं इसमें। ये दूसरे नियम के आधार पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम में आता है कि पूछा जाता है कि इस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे, तो अगर आपको ये नियम मालूम है तो आप आसानी से किसी भी उन सार्थक अंकों को पता कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता है। अगर आपके पास उदाहरण देखिएगा कि अगर आपके पास ऐसा है कि 0.00059 और इसमें पूछा जाए आपको कि कितने सार्थक अंक हैं, तो ये जो तीसरा नियम बताता है ये कह रहा है कि दशमलव के दाईं तरफ के शून्य, अगर दशमलव के बाएं ओर भी शून्य है, कोई अशून्य अंक नहीं है, अगर यहाँ पे 6 हो जाता तो ये तो यही वाला नियम बन जाता कि अशून्य के बीच वाला ये वाला नियम बन जाता। तो यहाँ पे कौन सा नियम है कि दशमलव से पहले भी शून्य ही है और दशमलव के बाद के तुरंत बाद भी शून्य हैं, अगर जितने शून्य हैं उनको नहीं गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक केवल आपके 1 और 2 सार्थक अंक होंगे, इसमें सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप आसानी से। इसी में अगर मैं ऐसा लिख देता कि 3.00059, तो तब हो जाते 1 2 3 4 5 6, तब इनको भी गिनते, क्योंकि दशमलव से पहले अशून्य आ गया। जब शून्य था तब तो नहीं गिनते इनको, लेकिन अशून्य आ गया तो तब इनको भी गिनना पड़ेगा। तब 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो जाते इसमें। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चौथा नियम है इसका कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है। जैसे ये उदाहरण देख लो यहाँ पे कि 5930000, इसमें दशमलव नहीं है। तो इस नियम के आधार पर ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पे दशमलव आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो तब आपके ये आखिर वाले दाईं तरफ के जितने भी शून्य हैं ये नहीं गिने जाएंगे सार्थक अंक में, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो इसमें केवल होंगे आपके 1 2 3 सार्थक अंक होंगे। आप लिखेंगे इसमें 3 सार्थक अंक। आ रही बात समझ में? एक अगर अब दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि 390 लिखा मैंने, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अब आप आसानी से बता सकते हैं 1 2, क्योंकि दाहिनी ओर के शून्य, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है तो दाईं ओर का शून्य नहीं गिना जाएगा। दाईं ओर का शून्य है तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 2 ही सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया चौथा नियम। अब पांचवा नियम देखिए कि ऐसी संख्या
जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो पांचवा नियम कि जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि ये एग्जाम्पल है आपका 3.500। अब देखो यहाँ पर दशमलव है, अगर दशमलव में होता 3500 होता तो आप लिखते 2 सार्थक अंक है, 3500 होता तो आप लिखते 2 ही सार्थक अंक है, इनको नहीं गिनते। या 35,000 भी होता तब भी आप कहते 2 ही हैं। 3,50,000 भी होता तब भी कहते 2 ही हैं, उधर के नहीं गिनते, क्यों दशमलव नहीं था। लेकिन इस नियम में क्या है कि यहाँ पर दशमलव आ गया है, तो देखिए इसमें दशमलव आ गया है, ये दशमलव। तो अब हम इसमें अगर सार्थक अंक गिनना है, इसलिए 1 2 3 4 मैंने बता दिया कि तब दशमलव के बाद ये जो दाहिनी तरफ के 0 हैं ये भी हम गिन लेंगे सार्थक अंकों में। अगर देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 25, तो 25 में कितने सार्थक अंक हैं? इसमें केवल 2 सार्थक अंक है, अशून्य राशि इस नियम के आधार पर 2 है। लेकिन मैं अगर 250 लिखूं तो इसमें तब भी 2 ही सार्थक अंक हैं। इस चौथे वाले नियम के आधार पर इस वाले 0 को नहीं गिनेंगे क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, इसमें 2 सार्थक अंक हैं। और अगर मैं लिख दूं 25.0 तो इसमें अब दशमलव लिख दिया गया है तो ये इसका मान भी 25 ही है, इसका मान भी 25 ही है, लेकिन 25.0 लिख दिया गया है तो इसमें 3 सार्थक अंक गिने जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। आप ये मत सोचना कि वो तो 25 ही है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 25 बता दिया था कि 25 होता तो तब हम 2 सार्थक अंक बोलते, केवल 25 होता तो हम 2 सार्थक अंक बोलते, लेकिन 25.0 है तो हम 3 बोलेंगे। 25.00 है, ये भी 25 ही है, वैसे तो है तो इसका मान ये इसकी वैल्यू भी 25 ही है, लेकिन हम इसमें अब बोल देंगे 4 सार्थक अंक हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये दूसरी चीज़ आ गई है, और आप इन नियमों के आधार पर आसानी से सार्थक अंक बता सकते हैं। ठीक है। अब नंबर 6 नियम में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट किसी मात्रक में है, सपोज मैंने कोई लंबाई मेजर की 25 मीटर मेजर की, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। और इसी लंबाई को अगर मैं सेंटीमीटर में बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 25 मीटर बराबर 25 × 100 सेंटीमीटर, और बराबर कितना हो जाएगा? 2500 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे, इसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे, क्योंकि अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 25 मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तब भी सार्थक अंक 2 ही आएंगे। आप करके देख सकते हैं, किलोमीटर में बदल दें तब भी आप करके देख सकते हैं। अगर हम देखो मैं बड़े में बदल रहा हूँ कि 25 मीटर बराबर किलोमीटर में, तो 25 किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25/1000 से भाग दे देंगे, तो बराबर 123.025, ये किलोमीटर में आ गया, किलोमीटर। तो अब इसमें देखेंगे कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें भी आप पाएंगे कि 2 ही सार्थक अंक आ रहे हैं, इसमें भी 2 ही सार्थक अंक आ रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मात्रक को कम कर दें या ज़्यादा बदल दें, परिवर्तित कर दें, तो कोई फर्क उस पर पड़ता नहीं है। और एक नंबर 7 नियम है कि अगर कोई भी राशि या कोई संख्या हमारी 10 × 10 पावर समथिंग में लिखी हुई है, 10 पावर समथिंग में लिखी हुई है, और हमें उसमें सार्थक अंक ढूंढना है, तो हमें क्या करना है कि 10 पावर को देखना ही नहीं है, 10 की पावर को नहीं देखना है। जो 10 की पावर से पहले वाली संख्या है, पहले वाला अंक है, उसको देखना है और उसी में ढूंढ लेना है कि सार्थक अंक कितना है, इन नियमों के आधार पर, और उसी को बता देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के बताता हूँ कि आपके पास लिखा है 5.9 × 10⁻⁷ मीटर, किलोमीटर या जो भी है, सेकंड, जो भी लिखा हुआ है, और इसमें पूछा है कि कितने सार्थक अंक हैं, तो आपको इसको तो देखना ही नहीं है,
आपको केवल इसको देखना है 5.9 को। अब 5.9 को इन नियमों में से देख लेना है कि किस नियम के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे। इसके आधार पर, अशून्य के आधार पर, कोई भी शून्य नहीं है, अशून्य है, तो 2 सार्थक अंक होंगे। और अगर यही होता 5.9 इंटू 10 पावर -17, तो इसको फिर भी देखना नहीं है कि -1 की प्लस 1 की कितना है 5.9, तो तब भी इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? हमने तो इसी को देखना है, 2 ही सार्थक अंक होंगे इसमें। तो इस प्रकार से इन नियमों के आधार पर आपको कोई भी संख्या दी जाए तो उसमें आप सार्थक अंक का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है, सार्थक अंक जरूर आता है, चाहे बहुविकल्पीय में आएगा कि कोई संख्या दी रहेगी कि इस संख्या में कि कितने सार्थक, कौन कौन से सार्थक अंक होंगे या कितने होंगे, और 4 विकल्प दिए रहेंगे, वहाँ में आपको टिक करना है, सब बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर आता है इन नियमों के आधार पर। आशा है कि आपके समझ में ये टॉपिक जो है अच्छे से आ गया होगा। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा रन करवा करके, रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छा से अच्छा समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं और भी वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा और आप मेरे इस चैनल को, जो इस चैनल का नाम है प्रमोद बड़थवाल पाली, इस नाम से ये चैनल है, इसको आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, ये चैनल आपको मिल जाएगा। इस पर मेरी सारी वीडियो अपलोड हैं, इंटर क्लासेस के लिए भी अपलोड हैं और ये फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए भी मैं सारे अपलोड कर रहा हूँ। और ये चैनल आपको जैसे मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, जो वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आता है, सब्सक्राइब, इस बटन को आप प्रेस कर दें तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरी जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप इसको आसानी से खोलकर देख सकते हैं। और इस चैनल को आप शेयर करने की कोशिश करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना कमेंट भी इस पर कर सकते हैं, ताकि मैं भविष्य में और अच्छा से अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करूं। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।